प्यारे शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पे। इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को समझा। अब हम लोग पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या को अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, पहला वीडियो ना देखा हो, तो इधर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से उसमें आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। इस वीडियो में पूर्ण संख्याओं पे जितने भी आपके प्रश्न बनने की संभावना होगी उन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की अवधारणा को समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनकी क्या क्वालिटी होती है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सभी एक एक प्रश्नों को देखा जाएगा, यानी जितने प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है वो उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो क्या होती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो वह प्राकृतिक संख्या होती थी। 1 से लेके अनंत तक, और 1 से लेके यानी 1 के पहले अगर 0 हम सम्मिलित कर देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं में जब 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। अब पूर्ण संख्याओं को देखिए। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक संख्याएं जाएंगी तो वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि अगर हमें पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और दाहिनी ओर बढ़ती हुई संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो हम दाहिनी ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, अनंत तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार पूर्ण संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अगला है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जो क्रम से आए, जो क्रमानुसार आए, यानी एक के बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है क्रमागत। आप इसको आरोही क्रम भी कहते हैं। तो क्रमागत संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम में होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो एक क्रम में, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये सभी क्या होंगी, क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 होता है। जैसे कि अगर 2 संख्याएं ले लिया जाए, क्रमागत 2 संख्याएं ले लिया जाए, मान लो 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 ले लिया, तो जब इनका अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। जैसे 1 और 2 का अंतर, ये कितना आएगा, 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। ये ध्यान रखिए, जब कभी 2 संख्याओं का आपसे अंतर पूछे तो आप हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। जैसे एक उदाहरण और देखें, अगर एक उदाहरण और देखते हैं। 2 क्रमागत, सबसे पहले 2 क्रमागत संख्या लिखिए। तो एक हो गई 4 और दूसरी हो गई 5, यही तो क्रमागत हुई, जो क्रम से आए। तो 4 के बाद कौन आया, 5 आ गया। अब जब इनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 5 - 4 यानी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव 1 आएगा। वो चाहे जितनी बड़ी क्रमागत संख्या हो, चाहे वो 99 और 100 ले लेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है
कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, अभी तक देखो 2 क्रमागत पूर्ण संख्या थी, तो अब 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं की बात की जाएगी इसमें। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। यानी कि हम 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं लेंगी और जो पहली संख्या होगी और तीसरी संख्या होगी उनको जोड़ेंगे, फिर उनका आधा करेंगे तो हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। कैसे? मान लो ए बी सी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, ए बी सी, जैसे 1 2 3 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हुई, उसी प्रकार ए बी सी 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या b बराबर a प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यानी कि जो बीच वाली संख्या हमें निकालनी होगी तो पहले और तीसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कब? जब संख्याएं क्रमागत लिखी हों, क्रम से लिखी हुई हों। जैसे उदाहरण में मैंने लिखा है, यदि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। ऐसे इसको हटा देते हैं। सबसे पहले बीच वाली संख्या को हटा दिया। अब इस तरह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पहली संख्या 4 है और तीसरी संख्या 6 है, 3 क्रमागत संख्याओं में पहली संख्या 4 है, तीसरी संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? पहली संख्या तीसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए इसमें पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 4 है, प्लस करेंगे किससे? तीसरी संख्या कितनी है? 6, और 2 से भाग कर देंगे। तो 4 और 6 कितना हो गया? 10, और भाग कर रहे हैं 2 से, तो ये कितना आ जाएगा? कट के 5 आ जाएगा। यानी ये जो b होगा, दूसरी संख्या होगी, ये 5 हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार प्रश्न बनेंगे। ये तो उदाहरण था। अब आइए देखते हैं इस पे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इस पर। तो आइए, यदि आप पूर्ण संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो निम्न प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और इसे हल कीजिए। इसको हल करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। हालांकि वो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। एक तो अनुवर्ती संख्या, इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या, और दूसरी थी पूर्ववर्ती संख्या। तो ये संख्याएं किस प्रकार होती थी? अनुवर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? अनुवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब उसके जस्ट बाद आने वाली संख्याएं। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया 4, तो 4 की जो उत्तरवर्ती संख्या होगी वह 5 होगी। यानी इसमें क्या जुड़ा? इसमें +1 हुआ। इसी प्रकार अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए, 4 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ये क्या होगी? ये 3 होगी, तो इसमें 1 माइनस होगा। जब उत्तरवर्ती पूछेगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और जब पूर्ववर्ती पूछेगा तो 1 माइनस हो जाएगा। यानी 4 की पूर्ववर्ती 3 होती है और 4 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होती है? 5 होती है। अब आप ध्यान दीजिए, यदि 4 को हम बीच में लिखें और इसकी पूर्ववर्ती पूछें और इसकी उत्तरवर्ती संख्या पूछें, तो आप पूर्ववर्ती बताने के लिए 1 घटाएंगे और उत्तरवर्ती बताने के लिए 1 जोड़ेंगे। तो बताइए क्या ये संख्याएं क्रमागत हो गई या नहीं हो गई? 3, 4, 5 यही तो क्रमागत संख्या होती है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या यदि एक साथ लिख दी जाए तो वे संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ गया? इससे अभी आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न संख्या 1 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 पढ़िए।
तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। यानी तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, पहली और तीसरी संख्या का योगफल। यहां पे लिखते हैं माना तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं। अब बताइए, अगर हमको मानना होगा तो हम a b c या x y z कुछ भी मान सकते हैं। चलो मैंने a b c मान लिया कि ये तीनों संख्या क्या है, क्रमागत संख्या है। अब जैसा कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल, यानी पहली और तीसरी संख्या का जोड़, योगफल का मतलब जोड़ना ही तो हुआ। तो लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार पहली और तीसरी यानी c, पहली मतलब a, तीसरी मतलब c का योगफल कितना दिया गया है, तो योगफल 28 दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछी गई है, यानी कि b पूछा गया है, b पूछा गया है। अभी आपने पढ़ा कि क्रमागत संख्याओं का, तीन क्रमागत संख्याओं को जब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा कर दिया जाता है तो हमें बीच की संख्याएं पता चल जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं b बराबर a प्लस c बाई 2। यही तो लिखा था अभी कि जो बीच वाली संख्या होगी उसको निकालने के लिए पहली और तीसरी संख्या को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर देते हैं। तो यहाँ b बराबर a प्लस c आपको दिया गया है कितना, 28। तो यहाँ 28 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे, इसको भाग करेंगे तो b कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। b हमारा 14 आ गया। अब देखिए इसमें दूसरी संख्या पूछा है, तो ये तो दूसरी संख्या हम निकाल लिए, ठीक है। अब यदि इसमें आपसे पूछ ले कि पहली और तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या करेंगे, यदि पहली और तीसरी संख्या भी पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई संख्या अगर बीच में लिखी है तो उसकी उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या क्रमागत हो जाएगी। अब ये चूंकि बीच की संख्या है तो इसके जस्ट पहले बताओ कौन आएगा, -1 करेंगे तो 13, और इसके जस्ट बाद कौन आएगा तो 15। तो ये आपकी पहली संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या। अब देखिए ये 28 दिया है इन दोनों का योग, तो जोड़िए क्या, ये दोनों जोड़ने पे 28 आ रहा है, तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 ही आएगा। समझ गए। तो इस प्रकार ये आपका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याएं के मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया गया है, अब दे दिया गया है मध्य की संख्या, यानी बीच वाली संख्या दे दी गई है। यदि तीन संख्याएं a b c हों तो हमें क्या पता है, हमें बीच वाली संख्या पता है। बीच वाली संख्या कितनी है, तो b का मान कितना दे दिया गया है, 39 दे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, आपको बीच की संख्या पता है। अभी मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती इसके जस्ट पहले आती है और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती इसके जस्ट बाद आती है। तो अगर इसके जस्ट पहले वाली संख्या -1 करके लिखेंगे तो क्या होगा, 38, और इसके जस्ट बाद उत्तरवर्ती संख्या लिखेंगे तो 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्या आपको ये क्रमागत संख्याएं नहीं दिख रही हैं? ये क्रमागत संख्याएं ही तो हैं। 38 के बाद कौन आता है, 39 के बाद कौन आता है, 40। तो क्या कहा गया है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है, तो तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है। तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। लो तीनों संख्या पता चल गई, पहली संख्या 38, दूसरी 39, तीसरी 40। ये तो आपको एक लाइन में आंसर देना हो तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि इसको हल करके हमें सॉल्व करके इसको दिखाना हो तो कैसे कर सकते हैं, देखिए
हमें पता है इसमें बीच वाली संख्या यानी b यानी दूसरी संख्या, आप चाहे इसको दूसरी संख्या कहिए या बीच वाली संख्या कहिए, बात एक ही है। तो दूसरी संख्या क्या है? 39 है। अब हमें पहली, इसके पहले वाली संख्या बतानी है पहली, चूंकि ये संख्याएं क्रमागत हैं तो ये इससे एक ही तो कम होगा और इसके बाद वाला एक ज्यादा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या -1, दूसरी संख्या -1। तो दूसरी संख्या कितनी है? 39, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38, यानी a कितना आ गया? 38 आ गया। अब जब तीसरी संख्या हमें निकालनी है, तीसरी संख्या, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें दूसरी संख्या में 1 प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 39 प्लस 1 यानी कि 40 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया क्या? तीनों संख्याएं, पहली संख्या A कितनी हो गई? 38, दूसरी संख्या B हमें पहले से पता था क्वेश्चन में 39, और तीसरी संख्या क्या हो गई? 40। ये संख्याएं क्या होनी चाहिए? ये संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। तो देखिए 38, 39 और 40 तीनों क्रमागत संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, देखते हैं। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या क्रमशः 19 और 21 है। इसमें कहा गया है कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या a बराबर 19 और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या यानी b बराबर, दूसरी संख्या नहीं सॉरी तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या यानी कि c बराबर कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। अगर अब आप लोग समझ पा रहे होंगे तो आप देख के ही इसका आंसर कर देंगे कि पहली संख्या 19 है, तीसरी संख्या 21 है, बीच वाली संख्या पूछी गई है, तो इसके बीच में कौन आता है? इसके बीच में 19 और 21 के बीच में सिर्फ 20 ही तो आता है, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा बीच का, यानी दूसरा संख्या। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखिए पहली तीसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछी गई है, यानी कि b पूछा गया है। आप सभी को पता है कि b बराबर a प्लस c/2 होता है। तो b यानी दूसरी संख्या a कितना है? 19 और c कितना है? 21 को जोड़ के इसका आधा कर दीजिए तो ये 40 हो जाएगा बटे में 2, तो b आ जाएगा हमारा कितना? 20। ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तीनों प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं की क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है योग का समवरक प्रगुण। अब ये कुछ टर्म है, समवरक प्रगुण क्या है? इसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी बोलते हैं। तो योग का समवरक प्रगुण पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगी, और यही है योग का समवरक प्रगुण। यानी कि जब दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा तो हमेशा आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे जब 2 और 3 को जोड़ा जाता है तो 5 मिलता है, और 5 एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 1 और 9 को जोड़ा जाएगा तो 10 मिलेगा। आप सभी को पता है कि 1 पूर्ण संख्या है, 9 भी पूर्ण संख्या है, और इससे बनी संख्या जो 10 प्राप्त हुई वह भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं यदि a एक पूर्ण संख्या है और b भी एक पूर्ण संख्या है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो हमें c प्राप्त होगा वह भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। क्लियर है? चलिए आप लोग बताइए, यदि 0 में 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये होता है योग का समवरक प्रगुण। ठीक।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा इसमें क्या है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब होता है किसी के क्रम को आगे पीछे कर देना, यानी क्रम को पलट देना। जैसे दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात आप a में प्लस b करें या b में प्लस a करें, बात दोनों एक ही होगी। उदाहरण से समझते हैं, यदि आप 2 में प्लस 3 करें और 3 में प्लस 2 करें, यह भी 5 प्राप्त होगा और यह भी 5 ही प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो योग का क्रम विनिमय प्रगुण है वह इस पे पूर्ण संख्याओं में फॉलो करता है। चाहे 2 प्लस 3 करें, चाहे 3 प्लस 2 करें, तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। समझ में आ गया। अगला है योग का तत्समक अवयव। डायरेक्ट यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जा चुका है कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तो तत्समक अवयव क्या होता है, सबसे पहले देखिए, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, यही योग का तत्समक अवयव होता है। पूछा जाता है कि योग का तत्समक अवयव क्या है, ऑप्शन में शून्य रहता है, आपको शून्य ही टिक करना होता है। तो योग का तत्समक अवयव, किसी संख्या में जब शून्य को जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि 2 में हम शून्य को जोड़ें तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, तो यही हमारा योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। समझ में आ गया। तो पूछ लेगा योग का तत्समक अवयव क्या होता है, तो क्या होता है, शून्य होता है। अब अगला पॉइंट है योग का सहचर्य प्रगुण। चौथा पॉइंट है योग का सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, तो जब 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते हैं, इनको जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का यदि समूह बना लिया जाए तो इनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही योग का सहचर्य प्रगुण होता है। जैसे उदाहरण में, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखा है, देखिए 3 पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, a प्लस बी प्लस सी, इधर भी a प्लस बी प्लस सी लिखी गई हैं। हमने इस तरफ a प्लस बी का एक ग्रुप बना दिया, इनको एक ब्रैकेट में रख दिया, और इधर b प्लस सी को एक ब्रैकेट में रख दिया गया। आप सभी को पता है, बॉडमॉस रूल मैं पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में होता है उसे ही सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके c में जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करके a में जोड़ेंगे, दोनों योगफल समान ही आएगा। यही होता है योग का सहचर्य प्रगुण। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए a b c, चलिए a को 2, b को 3 और c को 4 मान लेते हैं। तो लिखते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, इधर भी वही संख्या लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। a प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखा था, चलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में रख दिया, इधर b प्लस सी को, तो यहाँ भी b प्लस सी को रख दिया। अब देखिए बॉडमॉस के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 यहाँ प्लस 4 लिखा है, प्लस 4 लिख दिया। यहाँ देखिए 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7, और यहाँ प्लस 2 लिखा है, प्लस 2, और ये जुड़ के 7 हो जाएंगे। 5 4 9, तो यहाँ 9 लिखा, और 7 2 9। देखिए योगफल दोनों तरफ क्या आया, इक्वल आया, बराबर आया। तो ये हो गया आपका योग का सहचर्य प्रगुण। देखिए इसमें 3 या 3 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, कम से कम तो 3 होगा तभी तो ग्रुप बन पाएगा। 3 या 3 से अधिक संख्याएं जब होंगी तो आप उनको किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ग्रुप में रखकर जोड़ सकते हैं, उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही हमारा योग का सहचर्य प्रगुण होता है। तो ये 4 पॉइंट समझ गए। आते हैं 5वें पॉइंट पे, योगात्मक प्रतिलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में ये तीसरा पॉइंट और ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगले स्लाइड पे। देखिए अब योगात्मक प्रतिलोम प्रगुण क्या है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या है।
तो पूर्ण संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका योग शून्य होता है एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं के ऐसे युग्म, यानी युग्म का मतलब जोड़ा, तो दो पूर्ण संख्याएं ऐसे होंगे जिनको जोड़ने पे हमेशा 0 आएगा, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे a का योगात्मक प्रतिलोम -a होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे अब पूछ लिया जाए कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 0 प्राप्त हो जाए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, -5 जोड़ेंगे, तो +5 ये हो गया, और प्लस माइनस का गुणा होगा, माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही होता है योगात्मक प्रतिलोम प्रगुण। अब देखो, यदि ऐसे ही कोई एक संख्या और हो, जैसे 1/5 लिख दिया गया, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए, देखिए योगात्मक प्रतिलोम का सीधा यही उत्तर होगा कि आप उस संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ दें कि हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो इसमें किसको जोड़ेंगे कि 0 प्राप्त हो जाए, तो इसमें आप -1/5 को जोड़ दीजिए, तो 1/5 ये -1/5, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 1/5 का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -1/5 होगा। समझ में आ गया। नीचे लिखा है किन्हीं संख्या का योगात्मक प्रतिलोम केवल एक ही संख्या होगी। क्यों एक ही संख्या होगी, क्योंकि 5 में सिर्फ -5 को जोड़ेंगे तभी 0 आएगा, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनको जोड़ के हम 0 ला सकते हैं। इसीलिए किसी संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो केवल एक संख्या होगी। जैसे यहाँ a का -a है, 5 का -5 है, 1/5 का -1/5 है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्या था, तो ये पूर्ण संख्याओं में जोड़ने का प्रगुण था। मतलब हम पूर्ण संख्याओं में जोड़ेंगे कैसे, किन किन प्रकार की संख्याओं को हम जोड़ते हैं, किस प्रकार संख्याओं का योग करते हैं, ये हमने इसमें देखा। अब अगले देखेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें घटाने का क्या प्रगुण होता है, घटाते किस प्रकार से हैं। तो जिस प्रकार पूर्ण संख्याओं में हमने योग के प्रॉपर्टी, योग के क्वालिटी को देखा था, उनके प्रॉपर्टी देखी थी, उसी प्रकार अब पूर्ण संख्याओं में घटाने के जो प्रगुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती हैं, उनको देखते हैं क्या वो फॉलो करते हैं या फिर नहीं। जैसे पहला पॉइंट था संवरक प्रगुण। तो योग में क्या होता था कि हम a कोई पूर्ण संख्या है और b कोई पूर्ण संख्या है, जब इनको जोड़ते थे तो जो c प्राप्त होता था वो भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती थी। परंतु इनमें क्या है, जैसे मान लीजिए a और b कोई पूर्ण संख्या है, लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, मान लीजिए a है 5 और b को रख देते हैं 2, तो ये कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। चलो 5 भी पूर्ण है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 3 भी पूर्ण संख्या है, एक ये तो फॉलो हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, अब घटाइए, तो जब अब घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा। तो बताइए क्या यह पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्याएं माइनस में होती हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो माइनस में नहीं आती हैं, इसीलिए यह संवरक प्रगुण को फॉलो नहीं कर रहा है। घटाने में जो संवरक प्रगुण है यह नियम पूर्णतः इसका पालन नहीं करता है। अब घटाने के क्रम में जो दूसरा इसका प्रगुण था, दूसरा पॉइंट था कि घटाने के क्रम में क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय क्या था, जैसे कि योग में हमने देखा था, क्या देखा था कि 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, आना 5 ही है, आएगा जो वो पूर्ण संख्या ही होगी। लेकिन अगर इसमें ये ऐसे करते हैं घटाने में, तो देखिए 5 - 2 किया a - b, और यहाँ पे अगर 2 - 5 कर दीजिए तो इसको घटाएंगे तब तो 3 आएगा, लेकिन इसको जब घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो बताइए क्या दोनों इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं हैं। ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा, ये माइनस की संख्या है तो ये कौन सी संख्या होगी? ये पूर्णांक हो जाएगी।
पूर्ण संख्याएं हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। जो घटाने में सहचर्य प्रगुण है, क्या ये इस नियम का पालन करता है? योग में तो करता था। कैसे? 2 + 3 + 1 कर दो और इधर 2 + 3 + 1 कर दो। इन दोनों को जब ब्रैकेट में रख के सॉल्व करते थे और इन दोनों को 3 2 5 1 6 आता था और 3 1 4 2 6 आता था। लेकिन क्या घटाने में भी इक्वल आएगा? क्या घटाने में भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? जैसे लिखते हैं, ए को लिख दिया 2, बी को लिख दिया 3 और सी को लिख दिया 4 इधर, या फिर इसको 8 लिख दो। इसी प्रकार यहां भी 8 - 3 - 4, इनको एक ब्रैकेट में, इनको एक ब्रैकेट में रख दिया। तो 8 - 3 कितना आएगा? 5, और 5 - 4 इधर हो जाएगा। यहाँ 8 आएगा, यहाँ माइनस, और 3 - 4 होगा तो बताओ कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। तो 5 - 4 करेंगे 1 आएगा, और यहाँ 8 और ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए यह नियम का ये पालन नहीं करता है। अगला देखते हैं, घटाने में तत्समक प्रगुण जो है a - 0 तो a होगा, यानी इस कंडीशन में ये पूर्ण संख्या मिल रही है। लेकिन जब 0 - a कर देंगे तो ये माइनस प्राप्त होगा। क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी इन नियमों में से घटाने का जो प्रगुण है वो कोई नियम फॉलो नहीं करता है, किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो घटाने की प्रक्रिया है पूर्ण संवर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये तो हो गया पूर्ण संख्याओं के घटाव के बारे में। अब बचा है पूर्ण संख्याओं का गुणा और पूर्ण संख्याओं का भाग। चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणा में क्या क्या नियम हैं। आइए अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। तो पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण, सबसे पहले संवर्ग प्रगुण, जैसे हम जोड़ में देखे, घटाव में देखे, अब गुणा में देखेंगे। तो गुणा में जो संवर्ग प्रगुण है वो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। आप सभी को पता है कि जब एक पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे 2 × 3 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, जिसमें 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या है, और गुणनफल 6 आया वो भी पूर्ण संख्या होगी। अगला है गुणा का क्रम विनिमय नियम, यानी जब गुणा करते हैं और उनका क्रम चेंज करते हैं, क्रम जब बदलते हैं, तो क्या गुणनफल पर कोई अंतर पड़ता है? क्या कोई प्रभाव पड़ता है? तो चलिए देखते हैं। a × b × c करेंगे तो वो बराबर होगा b × a × c, मतलब इनका क्रम बदल दिया गया है। कैसे? यदि मैंने लिखा 2 × 3 × 4, ठीक है, और इधर लिख दिया 4 × 2 × 3, क्रम बदल दिया, इधर उधर कर दिया। अब इनका गुणा करिए तो 2 × 3 6, 6 चौके 24, इधर गुणा करते हैं 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी दोनों तरफ हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वो क्या है? समान प्राप्त हो रहा है। तो यही गुणा का क्रम विनिमय नियम है। अगला गुणा का तत्समक अवयव। अब ये गुणा का तत्समक अवयव क्या है? किसी पूर्ण संख्या को जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, इसी को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहा जाता है। जैसे a में 1 का गुणा किया गया तो a प्राप्त हुआ। उदाहरण जैसे 5 में 1 का गुणा किया गया तो क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं 5 का जो तत्समक अवयव है वो क्या है? 1 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुणन का तत्समक अवयव पूछ लेगा, 11 का तत्समक अवयव लिखिए, तो उसमें ऑप्शन में 1 रहेगा, वही ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण में देखिए 3 पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है और इनको ग्रुप में या समूह में बांट दिया जाता है, तो इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ a और b को एक ग्रुप में रखा गया, यहाँ b और c को एक ग्रुप में रखा गया। उदाहरण से देखते हैं, 2 × 3 × 4 करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यही देख लेते हैं, या फिर यहाँ लिखते हैं 2 × 3
गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 4, इनको एक समूह में रखते हैं, इधर इनको एक समूह में रखते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 गुणे 4 हो गया, यहाँ 2 गुणे 4 3 12, जब इनका गुणा करेंगे तो भी 24 ही प्राप्त होगा, इनका गुणा करेंगे तो भी 24 ही प्राप्त होगा। यानी जो सहचर्य प्रगुण है ये पूर्ण संख्याओं के गुणे के नियम को फॉलो करता है, इसका पालन करता है। अगला है 5वां, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण। अब ये क्या होता है, देखिए किसी संख्या को जब किसी संख्या के समूह से गुणा किया जाता है तो आप इस तरह करेंगे तब भी वही प्राप्त होगा, इस तरह करेंगे तब भी गुणनफल वही प्राप्त होगा। जैसे यहां देखते हैं, यदि लिख दिया जाए 2 गुणे 3 प्लस 4 और इधर लिख दिया जाए 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 4, ठीक है, यानी इनका वितरण कर दिया गया, एक बार 2 को 3 के साथ, एक बार 2 को 4 के साथ। तब हम जब गुणा करेंगे, देखिए 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 प्लस 2 चौक 8, यानी ये भी 14 आएगा और ये भी 14 आएगा। तो ये भी इस नियम का फॉलो करता है, पालन करता है। 6वां क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जैसे योगात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा वैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता था, उनमें कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाती थी कि योगफल क्या हो जाए, योगफल 0 हो जाए। इसमें क्या करना है, कोई किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल 1 आ जाए। तो देखिए किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। a में किससे गुणा करें कि 1 हो जाए, तो 1/a। यदि संख्या कोई कह दिया जाए कि 3 में किससे गुणा करें कि गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो वो संख्या क्या होगी, इसी का प्रतिलोम होगा, इसी का उल्टा होगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए। गुणा में, पूर्ण संख्याओं में जो गुणा का प्रगुण है वो 6 पॉइंट हमने देख लिया, योग में देख लिया, घटाने यानी वैकलन में देख लिया। अब एक टॉपिक आपका और बचता है जो कि है भाग पर। पूर्ण संख्याओं में भाग का प्रगुण, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और इस पे आधारित प्रश्न भी उसी वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इस पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं पूर्ण संख्या पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो पूर्ण संख्या है इस पे आधारित 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए वितरण प्रगुण पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वितरण प्रगुण क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अभी तक आपने जो जो पढ़ा है वो गुणा करने, जोड़ने या घटाने के नियमों को पढ़ा है। ये समझ लीजिए जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपका एकदम बेस था। आप उसी हिसाब से गुणा करते हैं, जोड़ते हैं और भाग करते हैं। देखिए वितरण प्रगुण क्या होता है, कैसे इस पे करते हैं। जब मान लीजिए इन संख्याओं को हमको गुणा करना है, अब ऐसे गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इनको वितरण करते हैं यानी बांटते हैं। किस में बांटेंगे, तो देखिए 995 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 5 लिख सकते हैं। गुणे में है 158। अब इनका गुणा एक बार 1000 में करिए तो 1000 गुणे 158 -5 फिर गुणा हो जाएगा 158 में। क्लियर है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 158 और 1 2 3 0 हो जाएगा। 0 में गुणा करने का नियम तो आपको पता होगा कि सिर्फ संख्या का अंक में कर दीजिए और 0 जितना है उतना लिख दीजिए। जब इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 790। कितना आ जाएगा, 790। अब फिर इनको इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 या 7 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, यानी 157 210 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,57,210 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी वितरण प्रगुण का प्रयोग करके आप इस दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।